आज हम भारतीय संविधान के बनने के पूरे सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो कौन सी घटनाएं थी, कौन सी योजनाएं थी जिन्होंने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बनने का रास्ता तैयार किया, और फिर कैसे उस सभा ने आज़ाद भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मतलब तारीखों या नामों की नहीं है। ये सोच की, बहसों की, असहमतियों की और फिर सहमतियों की कहानी है। ऑगस्ट ऑफर से लेके संविधान लागू होने तक और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाने तक हर पड़ाव अपने आप में देखिए बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की कैसी तस्वीर उभरती है। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर एक अलग संविधान सभा इसकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई? ये आइडिया, ये विचार पहली बार कहाँ से आया? हाँ, देखिए जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये सवाल तो उठना ही था कि भाई आज़ाद भारत चलेगा कैसे, उसके अपने नियम कानून क्या होंगे। तो इसी ज़रूरत ने एक तरह से संविधान सभा के विचार को जन्म दिया। वैसे तो देखिए औपचारिक तौर पे नहीं, पर पहला जिक्र 1934 में एम.एन. रॉय का मिलता है। अच्छा, एम.एन. रॉय। हाँ, जो उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन एक ठोस मांग के तौर पे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पे कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसे भारतीय ही चुने। और ब्रिटिश सरकार, उनका क्या रोक था इस मांग पर? क्या उन्होंने इसे आसानी से मान लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो वो टालते रहे, लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और हालात बदले। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट ऑफर जिसे कहते हैं। हाँ, ऑगस्ट ऑफर। इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना, हाँ, कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है और इसके लिए एक सभा होगी। लेकिन इसमें कई शर्तें थीं, जैसे ये युद्ध के बाद होगा और इसमें अल्पसंख्यकों की रजामंदी जरूरी होगी। तो कांग्रेस को ये मंजूर नहीं हुआ। फिर 1942 में वो क्रिप्स मिशन आया है ना? क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स का प्रस्ताव। उसमें क्या अलग था? हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसमें कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस यानी पूरी आजादी नहीं? हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश क्राउन के तहत स्वशासन और एक चुनी हुई संविधान सभा बनेगी जो संविधान लिखेगी। इसमें प्रांतों को ये छूट भी दी कि वो चाहें तो संविधान ना माने, अपना अलग स्टेटस रखें। लेकिन इसको भी तो नहीं माना गया, क्यों? हाँ, ये भी खारिज हो गया। कांग्रेस को चाहिए था पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, डोमिनियन स्टेटस नहीं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मतलब इसमें पाकिस्तान की मांग सीधे तौर पर नहीं मानी गई थी और प्रांतों को अलग होने का जो विकल्प था वो उन्हें नाकाफी लगा। तो ये कोशिश भी यूं समझिए नाकाम रही। इसके बाद 1945 में वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो फिर वो कौन सी कड़ी थी जिसने आखिर में संविधान सभा का रास्ता खोला? वो निर्णायक मोड़ आया 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। ये योजना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक ऐसा व्यवहारिक ढांचा पेश किया जिसे ज्यादातर भारतीय दल, हाँ कुछ आपत्तियों के साथ सही, पर एक शुरुआती बिंदु मानने को तैयार हो गए। इसी ने असल में संविधान सभा के गठन की नींव रखी। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें ब्रिटेन की तरफ से कौन लोग शामिल थे? इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को भेजा गया था कि भाई कोई हल निकालो। और इस प्लान की मुख्य बातें क्या थीं? क्या प्रस्ताव था इसमें? सबसे अहम बात तो ये थी कि इसने 2 संविधान सभाओं और पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का सुझाव दिया जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें दोनों शामिल हों। सेंटर के पास सिर्फ कुछ जरूरी विषय जैसे विदेश मामले, रक्षा, संचार, ये सब। बाकी सारे अधिकार प्रांतों को। अच्छा। और प्रांतों को ग्रुप बनाने की भी छूट दी गई। और सबसे जरूरी, इसने एक संविधान सभा के गठन का तरीका बताया जिसके सदस्य मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं यानी प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा चुने जाने थे। तो इसी प्लान के तहत संविधान सभा बनी। हाँ। इसमें कुल कितनी सीटें थीं और उनका बंटवारा कैसे तय हुआ, ये जानना दिलचस्प है। तो प्लान के मुताबिक संविधान सभा में कुल 389 सीटें होनी थीं। इनमें से 296 सीटें थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए और 93 सीटें देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अच्छा, 296 और 93। जी।
और ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से भी 292 सीटें 11 गवर्नर वाले प्रांतों से और 4 सीटें चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। और इन 296 सीटों का आवंटन वो किस आधार पर था? क्या इसमें अलग अलग समुदायों का भी ध्यान रखा गया? हाँ बिल्कुल, सीटों का बंटवारा मोटे तौर पर आबादी के अनुपात में किया गया, करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। और ब्रिटिश भारत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख सिर्फ पंजाब में, और सामान्य यानी जनरल, जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब आ गए। हर प्रांत में इन समुदायों को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें मिली। और इन सदस्यों का चुनाव वो कैसे हुआ? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। हर समुदाय के प्रतिनिधियों को उस प्रांत की असेंबली में मौजूद उसी समुदाय के सदस्य चुनते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हाँ, ताकि छोटे ग्रुप्स को भी थोड़ा प्रतिनिधित्व मिल सके। और देसी रियासतों के जो 93 प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव कैसे होगा, ये रियासतों के राजाओं या प्रमुखों पर छोड़ दिया गया था। तो चुनाव हुए कब और नतीजे क्या रहे? किसने कितनी सीटें जीती? ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 में। इसमें कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और बाकी 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलियों को गईं। और वो रियासतों वाली 93 सीटें? हाँ, वो 93 सीटें शुरू में खाली रह गईं, क्योंकि रियासतों ने तय किया कि वो अभी संविधान सभा से दूर रहेंगी। वो इंतजार कर रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग तो बाद में सभा से अलग हो गई थी ना? हाँ, बिल्कुल। शुरू में शामिल होने के बाद लीग ने जल्दी ही संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। फिर जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो लीग के ज्यादातर सदस्य उधर चले गए और देसी रियासतें भी फिर धीरे धीरे शामिल होने लगीं। बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। चलिए, अब सभा के कामकाज पर आते हैं। इसकी पहली बैठक कब हुई और माहौल कैसा रहा होगा? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो अब संसद का सेंट्रल हॉल है। मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट किया था, इसलिए सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। माहौल गंभीर था पर उम्मीदों से भरा भी था। फ्रांस की परंपरा को फॉलो करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन, चुना गया। और फिर स्थायी अध्यक्ष और दूसरे महत्वपूर्ण पद वो किन्हें मिले? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन, चुना गया। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन बने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी संवैधानिक सलाहकार की, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिसके लिए सर B.N. राव को नियुक्त किया गया। हाँ, B.N. राव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके शुरुआती मसौदा और बहुत सारा बैकग्राउंड मटेरियल तैयार किया था। उससे ड्राफ्टिंग कमेटी का काम काफी आसान हो गया। एक और अहम पड़ाव था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या था और इसका क्या महत्व था? उद्देश्य प्रस्ताव को आप एक तरह से संविधान की आत्मा की पहली झलक कह सकती हैं। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सभा में पेश किया। इसमें वो बुनियादी सिद्धांत और दर्शन थे जिन पर भारत का संविधान आधारित होना था। जैसे कि क्या मुख्य बातें थीं उसमें? जैसे भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करना, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये सब सुनिश्चित करना, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा करना, ये सब बातें थी। और इसे सभा ने कब स्वीकार किया? इस पर अच्छी खासी बहस हुई और फिर आखिरकार 22 जनवरी 1947 को सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, जैसा आपने कहा, बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, का आधार बना। इसने एक तरह से संविधान बनाने की दिशा तय कर दी। इसी दौरान देश बंटवारे की तरफ भी बढ़ रहा था। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान, ने इसमें क्या भूमिका निभाई? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसरॉय थे, उन्होंने 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की योजना पेश की। इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसमें बताया गया कि भाई बंटवारा कैसे होगा, पंजाब और बंगाल कैसे बटेंगे, सत्ता कैसे सौंपी जाएगी।
इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया और इसी से भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ हुआ। इसके ठीक बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। इसके मुख्य बिंदु क्या थे और सबसे जरूरी, इसने संविधान सभा की स्थिति को कैसे बदल दिया? ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद और संप्रभु सॉवरन राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का बंटवारा करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बना दिया। वायसरॉय का पद खत्म कर दिया और संविधान सभा के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो पूरी तरह से एक सॉवरन बॉडी, सॉवरन निकाय बन गई। सॉवरेन बॉडी मतलब अब वो अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी, ब्रिटिश संसद का बनाया कोई भी कानून बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। पूरी आजादी। तो क्या सभा का काम सिर्फ संविधान बनाना ही रह गया था? नहीं, इस एक्ट ने सभा को दोहरी भूमिका दी। एक, आजाद भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना, जब तक कि नई संसद नहीं बन जाती। यानी संविधान सभा ही भारत की पहली अस्थायी संसद, डोमिनियन लेजिस्लेचर भी बन गई। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और जब सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर के तौर पर कानून बनाने बैठती थी तो जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष होते थे। संविधान बनाने का काम तो बहुत बड़ा और जटिल रहा होगा। सभा ने इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया? क्या इसके लिए समितियां बनाई गई थीं? बिल्कुल, इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था। सभा ने संविधान के अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियां, कमिटीज बनाई। इनमें से करीब 8 प्रमुख समितियां थीं और कई छोटी-मोटी समितियां भी। कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम जानना जरूरी है। हाँ, कौन-कौन सी थी मुख्य समितियां? जैसे संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी और संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। ओके। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से बातचीत के लिए समिति के अध्यक्ष नेहरू थे और संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन सब में शायद सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जाता है वो है प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, निश्चित रूप से प्रारूप समिति का काम था बाकी सभी समितियों की सिफारिशों और विचार विमर्श के आधार पर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसीलिए उन्हें संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इस समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और कौन-कौन सदस्य थे, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। बाकी 6 थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव जो B.L. मित्तर की जगह आए थे और T.T. कृष्णामाचारी जो D.P. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। इन सब ने मिलकर संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया। इस समिति ने पहला ड्राफ्ट कब पेश किया और आगे की प्रक्रिया क्या रही? प्रारूप समिति ने बहुत मेहनत के बाद संविधान का पहला मसौदा, फर्स्ट ड्राफ्ट, फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। फिर इसे देश की जनता के सामने रखा गया। लोगों से राय मांगी गई, आलोचनाएं मांगी गई, संशोधन सुझाने को कहा गया। अच्छा, जनता की राय ली गई? हाँ, इसके लिए करीब 8 महीने का समय दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। लोगों के सुझावों, प्रेस में हुई बहसों, अलग-अलग संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने दूसरा मसौदा तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। फिर इस पर सभा में चर्चा हुई होगी? हाँ, फिर सभा में इस मसौदे पर क्लॉज बाय क्लॉज, यानी खंड दर खंड, बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम मसौदा सभा में पेश किया। इस पर 3 रीडिंग्स हुई, 3 वाचन हुए। 3 वाचन? जी, पहला वाचन 9 नवंबर तक चला। दूसरा, जो सबसे लंबा था, वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसमें हर अनुच्छेद पर बारीकी से बहस हुई। करीब 7,500 से ज्यादा संशोधन प्रस्तावित हुए, जिनमें से लगभग 2,500 पर तो चर्चा हुई। फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान को अपना लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। बिल्कुल,
डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इसी दिन सभा के अध्यक्ष और जो सदस्य मौजूद थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां शेड्यूल्स थीं। और इसी दिन 26 नवंबर को अब हम संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्या पूरा संविधान उसी दिन लागू हो गया था 26 नवंबर को? नहीं, पूरा नहीं। कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता, सिटीजनशिप से जुड़े अनुच्छेद, चुनाव, इलेक्शन से संबंधित, अंतरिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट और कुछ अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, क्योंकि देश चलाने के लिए इनकी तुरंत जरूरत थी। इस पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? उस दिन सभा में 299 सदस्य थे। उनमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और ये भी याद रखना चाहिए कि इन 284 में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस खास तारीख को चुनने की कोई वजह थी? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। 26 जनवरी का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, में पास हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, रावी नदी के किनारे। अच्छा, पूर्ण स्वराज्य दिवस। हाँ, तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में उसे महत्व देने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। इस पूरे काम में, मतलब संविधान बनाने में, कुल कितना समय लगा और अंदाजन खर्च कितना आया होगा? संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान सभा के कुल 11 सत्र सेशंस हुए, जो 165 दिनों तक चले। इसमें से 114 दिन तो सिर्फ संविधान के मसौदे पर विचार करने में ही लग गए। और अगर खर्च की बात करें तो उस समय अंदाजन 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान बनाने के अलावा क्या संविधान सभा ने कुछ और भी महत्वपूर्ण काम किए थे? हाँ, जैसा हमने पहले बात की कि वो अस्थायी संसद के तौर पर भी काम कर रही थी, कानून बना रही थी। इसके अलावा कुछ और अहम काम भी किए। मई 1949 में सभा ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इस शर्त के साथ कि भारत संप्रभु रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज, गान और गीत, उन्हें कब अपनाया गया? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, उसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान, जनगण मन और राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी सभा ने किया था। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्ब्लेम, अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो अशोक का सिंह स्तंभ है, उसकी अनुकृति को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन अपनाया गया। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, 2 अंग्रेजी में थी, 1 हिंदी में। इसके बाद सभा भंग नहीं हुई, बल्कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के बाद जब नई संसद बनी, तब तक यही सभा भारत की अंतरिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही। कुछ और रोचक तथ्य भी हैं इससे जुड़े हुए, जैसे संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था, कैलीग्राफी किसने की थी? हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है। मूल संविधान को छापा नहीं गया था, बल्कि हाथ से लिखा गया था, कैलीग्राफी की गई थी। अंग्रेजी संस्करण का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में। और हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। और सुना है कि इसे सजाया भी गया था, मतलब पन्नों पर डिजाइन वगैरह। इस काम का नेतृत्व मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। और जो प्रस्तावना वाला पन्ना है, उसे विशेष रूप से ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। तो ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कला का भी एक नमूना है।
दो और महत्वपूर्ण लोगों का जिक्र आता है, सभा के सचिव और मुख्य प्रारूपकार। हाँ, HVR अय्यंगर संविधान सभा के सचिव सेक्रेटरी थे। वो सारा प्रशासनिक कामकाज देखते थे। और एक और बहुत अहम भूमिका थी SN मुखर्जी की। वो सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। उनका काम बहुत जटिल था। सभा में जो बहसें होती थीं, जो निर्णय लिए जाते थे, उनको स्पष्ट और सटीक कानूनी भाषा में ढालना। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उनकी इस क्षमता की बहुत तारीफ की थी। वाकई ये तो एक बहुत लंबी, जटिल लेकिन उतनी ही शानदार कहानी है। इतने सारे विचार, इतनी बहसें, इतनी चुनौतियां और उन सब के बीच से एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो आज भी हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि, अलग-अलग विचारधाराओं, अलग-अलग हितों के लोग भी एक साझा मकसद के लिए कैसे साथ आ सकते हैं। इतने बड़े और इतने विविध देश के लिए एक सर्वमान्य संविधान बनाना, ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, उनका धैर्य, उनकी लगन, सब कुछ साफ झलकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है इसमें। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिन चुनौतियों का अंदाजा संविधान निर्माताओं ने उस वक्त लगाया था, क्या वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? और आज जो नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हों, पर्यावरण से या समाज के ताने बाने से, क्या उनके हल के लिए हमें संविधान की मूल भावना, उसके जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे फिर से प्रेरणा लेने की जरूरत है? ये सवाल शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, ये बात तो शायद बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, ये काफी मशहूर बात है। पर ये पहलू भी उतना ही दिलचस्प है कि इसे बनाते समय दुनिया भर के कई संविधानों से प्रेरणा ली गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतरीन विचारों का संगम बनाया गया। बिल्कुल, और यही इसकी एक बड़ी खासियत भी है। देखिए, आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि भारतीय संविधान की वो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, जो इसे इतना अनूठा बनाती हैं। पर साथ ही वो कौन से स्रोत हैं, मतलब कौन से देशों के संविधान या एक्ट्स हैं जिनसे हमने महत्वपूर्ण प्रावधान लिए। हाँ, पर ये जानना भी जरूरी है कि उन्हें सिर्फ लिया नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला भी। हम आज इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इस संवैधानिक यात्रा पर निकलते हैं, देखते हैं कि भारत के इस अहम दस्तावेज में क्या कुछ खास है। जी, शुरुआत करते हैं इसकी कुछ खासियतों से, कुछ फीचर्स से। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका आकार। ये वाकई दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब ये बना था, मतलब 1949 में अपनाया गया और 1950 में लागू हुआ, जी, तो मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। 395। हाँ, जो 22 भागों यानी पार्ट्स में बटे थे। हाँ, और साथ में 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थी। अच्छा। लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव हुए, संशोधन हुए, कई नए हिस्से जोड़े, जैसे मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक अलग भाग, पार्ट 4A जोड़ा गया। हाँ, वो तो बाद में आया था। बिल्कुल। फिर शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए, मतलब नगरपालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ, 73वां और 74वां संशोधन। सही। उनके लिए पार्ट IX और IX जुड़े। फिर सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पार्ट IXB आया। प्रशासनिक अधिकरणों, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए पार्ट 14A की व्यवस्था की गई। तो ये काफी बढ़ गया समय के साथ। हाँ, आज की तारीख में देखें तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये एक लगातार विकसित होता हुआ दस्तावेज है। ये विस्तार अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, एक और बात जो अक्सर कही जाती है वो है कि हमारा संविधान न तो बहुत कठोर है, रिजिड है, न ही बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल। मतलब इसमें बदलाव करना संभव है पर आसान नहीं। ये संतुलन कैसे साधा गया है? देखिए, ये जो संतुलन है ना, ये इसकी संशोधन प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में दी गई है, उसमें छुपा है। अच्छा। कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिन्हें संसद अपने साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल सकती है। जैसे मान लीजिए नए राज्यों का गठन करना है या नागरिकता, सिटीजनशिप से जुड़े नियम हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रावधानों के लिए और खासकर संविधान के मूल ढांचे,
बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ओ, ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। हाँ, और कुछ मामलों में तो ये और भी कठिन है। जैसे संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ खास प्रावधान हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, या फिर खुद आर्टिकल 368 में ही कोई बदलाव करना हो। तो इन मामलों में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। अच्छा, राज्यों की सहमति भी चाहिए? जी, यही वो मिश्रण है जो इसे कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा संगम बनाता है। मतलब जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। समझ गई। अब बात करते हैं शासन प्रणाली की। भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादा शक्तिशाली है। इसे कैसे समझें? हाँ, इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। मतलब फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस। देखिए, संविधान ने शक्तियां तो बांटी हैं केंद्र और राज्यों के बीच। 3 सूचियां हैं, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। जी। राज्यों की अपनी सरकारें हैं, अपने अधिकार क्षेत्र हैं, ये तो संघीय ढांचा हो गया। लेकिन साथ ही कई प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को ज्यादा मजबूती देते हैं। कौन से प्रावधान? जैसे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। हाँ, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। बिल्कुल। फिर एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक ही सिस्टम है पूरे देश के लिए। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS। जी। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, इमरजेंसी में तो सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। काफी हद तक। तो इन सब वजहों से लगता है कि झुकाव केंद्र की तरफ है। शायद हमारे निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए ये मॉडल चुना था। शासन के स्वरूप की बात करें तो हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अपनाई है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, संसदीय प्रणाली चुनने का एक बड़ा कारण शायद ये था कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान इसके आदी हो चुके थे, परिचित थे। अच्छा। और इस प्रणाली की खासियत है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच सहयोग और समन्वय। यहाँ कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, कैबिनेट, वो अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका, खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। हाँ, अगर बहुमत खो दे तो सरकार गिर जाती है। बिल्कुल। राष्ट्रपति भले ही देश के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। असली शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में होती हैं। ये ढांचा हमने मुख्य रूप से ब्रिटेन से लिया है। न्यायपालिका की बात भी आई थी। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक बड़ी विशेषता है। निश्चित रूप से। एकीकृत का मतलब तो ये हुआ कि हमारे यहाँ अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है जहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कोर्ट्स हों। हाँ। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, और फिर जिला और बाकी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। और ये केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करते हैं। जी हाँ। और स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना, ये तो न्यायपालिका की जान है। बिल्कुल। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनकी कार्यकाल की सुरक्षा, उनके वेतन भत्ते, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड पे भारित होना, मतलब संसद में वोटिंग नहीं होती उस पे। अच्छा। और संसद में उनके आचरण पर बहस न होना। ये सब प्रावधान उनकी स्वतंत्रता को पक्का करने के लिए हैं, ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय कर सकें। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नागरिकों के लिहाज से देखें तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। ये संविधान के भाग 3, पार्ट 3 में दिए गए हैं। बिल्कुल। ये अधिकार तो किसी भी राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव होते हैं। हाँ। ये सभी नागरिकों को मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाकी अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार देता है। ये सभी अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
अच्छा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी भी था। हाँ, वो तो अब हटा दिया गया है। हाँ, उसे 44th संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। अब वो आर्टिकल 300A में है। तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। और इनकी प्रेरणा अमेरिका से ली गई थी? हाँ, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों के साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व भी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये भाग 4, पार्ट 4 में है। इनका क्या उद्देश्य है? DSP का लक्ष्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना, अच्छा। एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइन का काम करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कानून बनाते समय, नीतियां लागू करते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना है। जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की तरह लागू नहीं करवाए जा सकते। नहीं, ये न्यायोचित नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। आप इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। लेकिन संविधान खुद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है, फंडामेंटल है, और कानून बनाना राज्य का कर्तव्य है। इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अच्छा। और फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो मूल संविधान में नहीं थे। नहीं, ये बाद में जोड़े गए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें संविधान के भाग 4A, पार्ट 4A में जोड़ा गया। कितने कर्तव्य थे शुरू में? शुरू में 10 थे। फिर 2002 में 86वें इस संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा है? वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है, जो माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। अच्छा, तो इन कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ दायित्व भी हैं देश के प्रति, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। ये भी DPSP की तरह गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। और इनकी प्रेरणा? इनकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ, USSR कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई मानी जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट। हाँ। ये भी संविधान की एक बुनियादी पहचान है ना? बिल्कुल। हालांकि धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द प्रस्तावना प्रियम्बल में 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। हाँ, 1976 में। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है वो संविधान के मूल प्रावधानों में हमेशा से था। खासकर मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से 28 तक सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। तो सेक्युलर होने का मतलब क्या है भारत के संदर्भ में? इसका मतलब है कि राज्य का, स्टेट का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, कुछ और विशेषताएं हैं जिनका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, कई हैं। जैसे एक बहुत बड़ी बात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट देने का अधिकार। हाँ, बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, संपत्ति, किसी भी आधार पर कोई रोक नहीं। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। जब संविधान लागू हुआ तब के हिसाब से ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। हाँ, उस समय तो कई विकसित देशों में भी सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। बिल्कुल। फिर है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नागरिक नहीं, जैसा अमेरिका में होता है। इससे एकता की भावना बढ़ती है। सही कहा। फिर आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनका जिक्र पहले भी आया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर वित्तीय अस्थिरता जैसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए है। इनके तहत मौलिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। हाँ, खासकर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जर्मनी के वाइमर संविधान, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ये प्रावधान प्रेरित माना जाता है। अच्छा, और हाँ, त्रिस्तरीय सरकार, 3-tier गवर्नमेंट, मतलब 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है,
डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो ये तो हुई संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब आते हैं उस दूसरे पहलू पर कि ये सब प्रावधान आए कहाँ से। आपने बीच बीच में कुछ देशों का जिक्र किया, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ, जर्मनी। ऐसा लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला था। हाँ, ये सच है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद संविधान सभा में कहा था कि भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद, रैंसैकिंग के बाद बनाया गया है। रैंसैकिंग? हाँ, उनका मतलब था कि हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की है, लेकिन इसे नकल या उधार का थैला कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्माताओं ने दूसरे देशों के अनुभवों से सीखा जरूर, लेकिन हर प्रावधान को भारतीय परिस्थितियों, हमारी जरूरतों और हमारी आकांक्षाओं के अनुसार ढाला। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। समझ गई। इसमें सबसे बड़ा स्रोत तो शायद भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निसंदेह संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर जो ढांचागत पहलू है, स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, वो इसी एक्ट से लिया गया है। अच्छा, क्योंकि ये वो प्रशासनिक ढांचा था जिससे देश पहले से कुछ हद तक परिचित था। क्या क्या लिया गया इससे मुख्य रूप से? इससे हमने संघीय योजना ली, फेडरल स्कीम, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर का कॉन्सेप्ट, न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस। अच्छा, PSCs भी। हाँ, आपातकालीन उपबंधों के कुछ हिस्से, इमरजेंसी प्रोविजंस, और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जैसे सिविल सर्विसेज, पुलिस वगैरह का जो ढांचा है, वो काफी हद तक 1935 के एक्ट पर आधारित है। ब्रिटेन और अमेरिका का जिक्र तो हमने पहले कर लिया। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, और ब्रिटेन से विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, विशेषाधिकार रिट, प्रेरोगेटिव रिट्स, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये सब भी लिया। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब अमेरिका से प्रेरित हैं। आयरलैंड से आपने बताया था नीति निर्देशक तत्व, DPSP, और कुछ। हाँ, आयरलैंड से दो और महत्वपूर्ण चीजें ली गईं। एक तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। हाँ, 12 सदस्य। जी, और दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो अप्रत्यक्ष चुनाव की एक खास पद्धति है। अच्छा, अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के संविधान का क्या योगदान रहा? हमारी संघीय व्यवस्था पर उसका क्या असर है? कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मॉडल लिया। जैसा हमने पहले बात की, भारत में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये मॉडल कनाडा से ज्यादा मिलता है, अमेरिका से कम। कनाडा से ही हमने अवशिष्ट शक्तियों, रेजिडुअरी पावर्स को केंद्र में निहित करने का सिद्धांत लिया। अपशिष्ट शक्तियां मतलब वो विषय जो तीनों सूचियों, संघ, राज्य या संवर्ती में से किसी में भी नहीं दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। अच्छा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये व्यवस्था भी कनाडा से प्रेरित है। और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। तो कनाडा का प्रभाव भी काफी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आईं। सबसे प्रमुख है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। और दूसरा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये देश के भीतर व्यापार को सुगम बनाने के लिए जरूरी प्रावधान है। और तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से है। जर्मनी का जिक्र आया था आपातकाल के संदर्भ में। हाँ, जर्मनी के वाइमार संविधान, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी का प्रावधान प्रेरित है। जैसा मैंने कहा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। और तत्कालीन सोवियत संघ USSR से
मौलिक कर्तव्य तो थे ही। हाँ, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और साथ ही प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आदर्श भी सोवियत प्रेरणा दिखाता है। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हमने गणतंत्र, रिपब्लिक की अवधारणा ली, यानी देश का प्रमुख चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। हाँ, राष्ट्रपति। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति के नारे से सीधे लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। दक्षिण अफ्रीका से दो बहुत अहम चीजें ली गईं। एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में है। हाँ, वो विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया। जी। और दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की पद्धति। और अंत में जापान कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका जिक्र मुख्य रूप से आर्टिकल 21 में है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। अच्छा। ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है। ड्यू प्रोसेस में कानून की प्रक्रिया के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या वो कानून खुद निष्पक्ष और तर्कसंगत है या नहीं। लेकिन अब तो भारत में भी सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। हाँ बिल्कुल, मेनका गांधी केस 1978 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या को बहुत विस्तृत कर दिया है। अब इसमें उचित प्रक्रिया के तत्व भी शामिल हो गए हैं। मतलब अब कानून का फेयर और रीजनेबल होना भी जरूरी है। तो ये वाकई एक दिलचस्प मिश्रण है। हमने देखा कि भारतीय संविधान कितना विस्तृत है, कैसे इसमें कठोरता और लचीलेपन का संतुलन है, और कैसे ये संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य जैसी अनूठी विशेषताओं को समेटे हुए है। जी। और ये सब करते हुए इसने दुनिया भर के संविधानों, खासकर भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान से प्रेरणा ली। बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये महज नकल नहीं थी। ये एक रचनात्मक अनुकूलन था, क्रिएटिव अडेप्टेशन। हमारे संविधान निर्माताओं ने वैश्विक अनुभवों से सीखा, लेकिन उन्हें भारतीय मिट्टी और हमारी जरूरतों के अनुरूप ढाला। यही इस दस्तावेज की जीवंतता और स्थायी प्रासंगिकता का राज है मेरे ख्याल से। हाँ, और इन विभिन्न स्रोतों और विशेषताओं को समझना हमें अपने देश की शासन प्रणाली, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल, अपने लोकतंत्र की जड़ों को समझने में मदद करता है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या इतने सारे बाहरी स्रोतों से प्रावधान लेना हमारे संविधान को ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि हमने दुनिया भर की, कह सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया? ये एक नजरिया हो सकता है। या फिर इससे कहीं ना कहीं हमारी अपनी मौलिक सोच की कमी झलकती है? क्या होता अगर संविधान पूरी तरह से, मान लीजिए, स्वदेशी राजनीतिक परंपराओं और विचारों पर ही आधारित होता? उसकी अपनी खूबियां और सीमाएं क्या होती? ये सोचने लायक बात है। निश्चित रूप से ये गहरा चिंतन का विषय है और इस पर अलग अलग राय हो सकती है। बहरहाल, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।